नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सिविल सर्विस पीटी 2020 के दूसरे पार्ट को देखेंगे, जिसमें 25 प्रश्नों से आगे 50 प्रश्नों तक देखना है। तो आज का पहला जो विचार है उसे देख लेते हैं कि कैसे सक्सेस तक की जो यात्रा होती है उसका क्या तरीका और कौन कौन से स्टेप होते हैं। सामान्यतः हम सभी इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग देखें कि कहाँ हमसे अधिक गलतियाँ हो रही है और उसमें कैसे जल्द से जल्द सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो देख आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है। तो इसमें कई बार इतिहास से प्राचीन और मध्यकालीन के ऐसे प्रश्न हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो शब्द है उसे दे दिया जाता है और कभी कभी उसके परिभाषा को दे करके भी पूछा जाता है। तो अभी देखते हैं 26वां प्रश्न इतिहास का है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखा राम गणेश देवकर की पुस्तक न देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, इसका आंसर तो ये है, पर हम लोग देखेंगे कि कैसे अब जनरली कोई भी इतिहास में ये नहीं पढ़ा होता है कि अब सखाराम कौन थे। सामान्यतः बहुतों को ध्यान में नहीं रहेगा, तो नहीं जानने के बावजूद हम लोग कैसे बने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं वो देखेंगे यहाँ। कि पहला देखिए कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। सामान्य कथन है अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जो पुस्तकें भारतीयों के द्वारा लिखी जाती है उसमें अधिकतर पुस्तकों में उसका विरोध किया जाता था, उनकी नीतियों का और उनकी कार्रवाइयों का। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। संभव है। फिर क्या है कि देवकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया था। तो अब देखिए यहाँ देशेर कथा है और स्वतंत्रता संग्राम भी है। अब स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी पुस्तक के पूछा गया है तो वो अगर क्षेत्रीय महत्व रखता हो तो संकीर्ण महत्व उसका रहे तो संभावना कम होती है, वैसा पूछा जाता है। इसका महत्व होगा कि ये संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को ही प्रभावित किया होगा। और इसमें देखिए कि कैसे शब्द के प्रकृति को प्रकृति मतलब कौन से क्षेत्र से है उसके आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं कि देशेर कथा है। देशेर का ये अर्थ होता है देश से। देश की कथा में अब किसी क्षेत्र विशेष को कैसे देश माना जा सकता है। इस मानसिकता भी ये सही नहीं है कि बंगाल को अब देश मान करके आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं। तो सामान्यतः अगर ऐसे करके लगाए हैं एलिमिनेशन को टेक्निक को लगाएं तो कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं। आगे भी देखेंगे कि कैसे शब्दों को अगर हम लोग समझ लें तो कैसे प्रश्न को हल किया जा सकता है। कि देशेर कथा था तो बंगाल के क्षेत्र में था से संबंधित हो सकता है, पर बंगाल को देश के रूप में ऐसे यहाँ नहीं दिखाया जा सकता है। तो एक यहाँ है एक और दो। और इसका विकल्प भी देखिए कि अगर हम लोग तीसरा को अगर समझ जाते हैं कि ये गलत है तो आसानी से सही उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। फिर गांधी इरविन समझौता, ये तो सीधा है, अगर हमने पढ़ रखा है तो सही है, अन्यथा इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। और दूसरा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो तीसरा तो इसमें गलत है, तो इसका बी हो जाएगा। इसमें देखिए ये पढ़ने वाला है, अगर पढ़ रखा है किसी ने तो उससे ही हो सकता है। और सामान्यतः इसमें अधिक गैस वर्क जो कॉमन सेंस है उसको नहीं लगा सकते हैं।
और एक बात और भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे बोला जाता है कि कॉमन सेंस लगाना या फिर एलिमिनेशन टेक्निक, तो वो ऐसा तुक्केबाजी नहीं होता है कि बस डायरेक्ट मतलब 1 2 3 ऐसे देख लें किसी को काट दिए। उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ जानकारियाँ हैं और 4 विकल्प 2 विकल्प मतलब 3 और 4 विकल्प है, तो उसमें से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 को 2 को अपने ज्ञान के आधार पे हटा दें, मतलब गलत कर या सही साबित कर लेंगे, तब उसमें हम लोग आगे रिस्क लेकर के उसको एलिमिनेशन टेक्निक को लगाएंगे। देखिए, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो जनरली जो अस्पृश्य समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले और गांधी जी और अम्बेडकर साहब सबके द्वारा किया गया था। और इनके बारे में विस्तार से पढ़ा भी जाता है। तो इसमें देखिए, वैसे तो कठिन लगता है, कठिन प्रश्न है ही, परंतु अगर हम लोग इन तीनों के बारे में भी पढ़े रखे हैं ना, तो आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे कि गोपाल बाबा वावलंकर हैं। और दूसरा यहाँ देखिए, विट्ठल विध्वंसक, तो विट्ठल जो है, ये ऐसा शब्द जो है उस क्षेत्र में, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में विठोबा विट्ठल ऐसे चल शब्द हैं। तो अगर ऐसा मतलब हम लोग समझ रखते हैं कि किस क्षेत्र में वहाँ की कौन सी भाषाएं, मतलब हिंदी में ही या मराठी में कौन कौन से शब्द हैं, बंगाली का क्या प्रकृति है, तो उससे भी, या फिर तमिलनाडु में क्या कैसे शब्द चलते हैं दक्षिण भारत में, तो उससे भी प्रश्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये था, रिस्क लेके लगाएंगे, वो किया जा सकता है, क्योंकि देखिए भीमराव अम्बेडकर और इनके बारे में तो लोग ज़्यादातर जानते ही हैं कि इनके द्वारा ये नहीं लिखा गया था, दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको देख लिए। और देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है ना, हर बार यूपीएससी में 2 4 जैसे 13 प्रश्न पूछे, 15 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें 2 3 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जो सरप्राइज करने के लिए रहता है। उसको उसका भी ऐसा उद्देश्य होता है कि लोग या तो इसमें रिस्क ले या फिर उसको छोड़ के आगे चल, मतलब आप निकल सकते, छोड़ उसको छोड़ सकते हैं, और क्या कि बाद में आप इन्हीं सब कॉमन सेंसों को लगा करके, मतलब अपने जो अन्य समझ समझ है और जो जानकारियाँ हैं, उसके आधार पे हम लोग इन प्रश्न को कर सकें। ऐसा भी हो सकता है पूछने का उद्देश्य। फिर देखते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलायावाप तथा दोरनवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो इसे तो अभी हम लोग देखे ही थे कि कैसे शब्द आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो भूमाप से है। असामान्यतः ऐसे ही पूछे जाते हैं शब्द भूमि माप से, और इन्हीं सब चीज़ों भूमि से, राज्य व्यवस्था, ये राजस्व व्यवस्था से, इन सब चीज़ों से अधिक, या लोक जो व्यवस्था है ना, उससे अधिक जुड़ा हुआ रहता है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग जब कला संस्कृति या प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें अशोक के स्तंभ के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ा जाता है। तो उस दौरान आप उनके प्रकृति को पढ़े होंगे ना, कि उनका क्या था, क्या कैसी व्यवस्था थी, और वो कैसे कलिंग युद्ध के बाद उनका परिवर्तन, मन उनका परिवर्तन हुआ, तो वो शासन में किन तरह के टेक्निकों का उपयोग किए, और उनका उद्देश्य सीधा था जनता से जुड़ना। तो और कैसे उनके विश्वास को जीत सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो हृदय परिवर्तन लोग कैसे समझेंगे, तो आपके संदेशों के माध्यम से, और आप लोगों को ऐसा प्रयास राजा के द्वारा, या जिसने भी अपना हृदय परिवर्तन किया है, तो उसको सामने वाले को विश्वास में लेने के लिए ऐसे संदेशों का उपयोग किया जाता था। इसे मेंस के प्रश्नों के आधार, जो समझ है उसके आधार पे, और या फिर कला संस्कृति में पढ़ रखे हैं तो आसानी से उसको कर लेंगे। वैसे तो देखने से बिल्कुल ही तथ्यात्मक है, पर ये आसान है अगर मेंस को पढ़ा गया है तब। अब अन्य चीज़ों को देख लेंगे कि विजयनगर, ये कृष्णदेव राय हैं, कौन से वंश से हैं, और वो हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारियाँ हम लेंगे। और इसके साथ ही अभी देखेंगे कि कैसे प्रकृति यूपीएससी बदलती नहीं है, कैसे वो आगे होता है एक स्टेप। 2018 में देखिएगा, अलग तरह से एक ही भी टॉपिक से अलग तरह से पूछा जाता है, फिर उससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए, वही पारमिता शब्द के बारे में पूछ रहा है।
2021 में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। वो मैच द फॉलोइंग में 3 दे दिया गया शब्द और उसके बाद उसका क्या संबंधित सही अर्थ होगा उसके बारे में पूछा गया। तो पारमिता पूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। तो ये शब्द बौद्ध और जितने भी बौद्ध हुए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफी, भक्ति आंदोलन और जितने भी ये सब आंदोलन, छोटे-छोटे आंदोलन हुए थे या फिर जनजातीय आंदोलन, तो उससे संबंधित कौन-कौन से शब्द थे, शब्दावलियाँ थी, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए यहाँ पारमिता के बारे में पूछा गया है, आधुनिक भारत से उलगुलान के बारे में पूछा गया था, ऐसे ही हूल भी है, तो इन सब शब्दों को हम लोग ध्यान रखेंगे। हूल और उलगुलान तो मतलब आधुनिक भारत में भी ऐसे शब्द हैं, प्राचीन और मध्यकालीन में भी हैं, तो ये सब चीज़ों को यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे प्रश्न का फॉर्मेशन होता है। बाकी देखिए अन्य चीज़ों को देख लेंगे कि प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ क्या थी, वो उसको पढ़ेंगे। नाना देशी की या क्या बोला जाता था। फिर सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ हैं। वेद के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय ऐसे भी थे, तो कौन कौन से थे, या फिर कौन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे बहुत से संप्रदाय थे, सबका अलग अलग विश्वास था। कोई कर्म में विश्वास रखता था, कोई अपने पूर्व जन्म के कर्मों को ध्यान में रखता था। तो ऐसे सबको ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर रखमाबाई मुकदमा किस प्रकार केंद्रित था। देखिए ये पहले अटेम्प्ट में नहीं करने का होता है। जैसे सामान्यतः 3 चरणों में प्रश्न को किया जाता है। पहले जो आ रहा है, जो कन्फर्म है उसको लगाएंगे, फिर 50 फिर जो नहीं जानते हैं उसमें। तो वो ये तीसरे चरण में इस तरह के प्रश्नों को किया जाना चाहिए। क्यों? ये देखिए अब 1888 में ऐसा मुकदमा आया, सामान्यतः कोई नहीं पढ़ता है। हम लोग भी ऐसे इस मुकदमे के बारे में कभी सुने ही नहीं थे कि इसके क्या था क्या नहीं है। पर देखिए अगर सामान्य उस समय की जो समाज की कैसी प्रगति और क्या उस समाज की आवश्यकता होगी, अगर वो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये इसको कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहला क्या है, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। दूसरा सहमति की आयु। फिर क्या है, दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन। तो इसमें पहले देखिए कि महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। तो जब आज़ादी हम लोग प्राप्त किए थे, तो उस समय भी शिक्षा बहुत ही कम स्तर था शिक्षा का। और साथ ही उस समाज में जैसे महिलाओं के प्रति जो मूल्य विकसित हुए थे और जैसे उनको रखा जाता था, उनके उनके मतलब पुरुषवादी जो सोच थे या फिर वो जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो उनमें जो उनका सीमित योगदान था, तो उसमें इतना बड़ा जो अधिकार के लिए जो है ना दावा करना उस समय थोड़ा कठिन महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय शिक्षा से पाने का अधिकार जैसा कुछ अधिक लगता है कि उस समय ऐसा नहीं हुआ होगा। तो एक निकाल देंगे, तो आसानी से एक निकालेंगे तो देखिए बी तक आ गया। तो कुछ यहाँ भी ध्यान देने के लिए एक चीज़ है कि हम लोग देखेंगे कि बहुत से प्रश्न है ना, उसके जो विकल्प को बनाया जाता है, तो वो कहीं-कहीं बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, कहीं-कहीं बहुत आसान होता है कि हम लोग एक भी इसको कथन को निकाल देते हैं, तो आसानी से प्रश्न को हल किया जा सकता है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। मॉडर्न इंडिया का और जो उनके आगमन होता है, फिर जो घटना अंग्रेज़ों का आगमन, उसके बाद जो घटनाएँ घटती है उससे संबंधित है। सीधा कि नई खोजों के कारण विश्व बाज़ार में इसका अलाभकार होना, क्योंकि उस समय तक तो नील की खेती जब आर्टिफ़िशियल जो कृत्रिम नील था, उसका जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक इसका एक व्यापक बाज़ार था नील का। जब से नई खोजें हुई, फिर इनका लगातार घटने लगा था। ठीक? तो ये तो एक तो जानकारी के आधार पे भी कर सकते हैं। दूसरा कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण और नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। तो इन सब चीज़ को मतलब अगर पढ़े होंगे ना कि क्या था और नील नील की खेती कैसे होती थी, फिर उसमें क्या ह्रास आया, उससे संबंधित क्या क्या विरोध प्रदर्शन क्यों हुए थे, तो ये सब आसान हो जाएगा। फिर वेलेज़ली ने कलकत्ता के में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो ये भी मॉडर्न इंडिया का ही है। इसमें सीधा यही कि उसके प्रशिक्षण के लिए किया गया था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित
करना था। इसी तरह से अन्य जो वो किए गए थे प्रयास, कॉलेज की स्थापना हो या फिर एशियाटिक सोसाइटी हो या कोई भी अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय ग्रंथों का क्यों अनुवाद किया जाता था, ये सब भी ध्यान रखेंगे। देखिए फिर ये उलगुलान पूछा गया है, ये है मुंडा जो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह उससे संबंधित एक संथाल विद्रोह है, उसमें भी है, उसमें हूल शब्द का प्रयोग किया गया है और दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो विशेष उनके लिए जनजातियों के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वैसे कुछ-कुछ का किसानों के द्वारा वो किसान और जो आंदोलन है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे मतलब शब्दावलियाँ हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए 1857 है, अब देख लेंगे कि 1857 से पूरा मप्पिला विद्रोह किया था वो और नील विद्रोह कौन इसके नेता थे, ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि अगले साल ऐसा हो सकता है कि क्रम पूछ ले। फिर देखते हैं कि 36 प्राचीन भारत में विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 दिया गया है और यहाँ पे विकल्प में या तो 3 या 1-2 यहाँ या तो 2 या 3 एक कथन भी सही हो सकता है, 2 या 3 भी कथन हो सकता है। तो इस तरह के वो जो विकल्प होते हैं ना, वो कठिन माना जाता होता है। क्यों? अब देखिए इसमें क्या है कि समकालीनता जो है हमेशा से यूपीएससी का ऐसा मतलब थोड़ा पसंदीदा रहा है वे टॉपिक अक्सर पूछ लिया जाता है। सामान्यतः यह गलत ही होता है, कभी अकबर के समकालीन पूछ लेता है या कोई भक्ति आंदोलन के 2 संतों को दे दिया जाता है या एक संत और उसी समय के उससे या आगे पीछे के जो शासक हैं उनको दे दिया जाता है तो पूछ लेता है कि क्या है। तो आगे भी देखेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के से संबंधित थे, पाणिनि नहीं पतंजलि थे। तो एक निकालेंगे तो ए और डी खत्म हो जाएगा। फिर अमृत सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है, केवल तीसरा सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं, साइंस टेक का है कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रकेंद्रीय स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है। तो ये तो मतलब करंट अफेयर से संबंधित और जो साइंस विकास इसमें मेडिकल्स की फील्ड में हो रहे हैं और जेनेटिक्स वगैरह उसको पढ़ रखा है तो ये आसान है और अन्यथा नहीं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि अब इन विट्रो अंड के निषेचन का क्या वो होता है वो देखेंगे। 2021 में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है डीएनए आरएनए से और जेनेटिक्स से भी संबंधित है। 3 पेरेंटिंग से संबंधित एक प्रश्न है। तो ऐसे ही देखेंगे कि कैसे पिछले सब वर्षों का रहता है और ये भी देख लेंगे कि एक टॉपिक है जैसे जेनेटिक्स, तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यही एआई है तो उसमें कैसे पूछा जाता है सर। फिर अंतरिक्ष है उसमें और डिजीज़ेज़, ये सब चीज़ को यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। स्टेम सेल्स क्या है उसको अच्छे से कर लेंगे और इन विट्रो वगैरह की मतलब निषेचन की कौन-कौन सी विधियाँ हैं उसको करेंगे। फिर क्या है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित रूप से कर सकती है। अब देखिए सामान्यतः एआई जो है वो इतना व्यापक है कि कोई लोग जितना हम लोग सोच सकते हैं या जिन-जिन क्षेत्र में हम लोग अपने स्तर से कार्य करते हैं वो वही कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ सामान्यतः देखेंगे कि औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत को कम करना, सार्थक लघु कहानी और गीत की रचना करना, रोगों का निदान और टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, तो लगभग सभी हैं। सामान्यतः 2021 को छोड़ के अगर देखें तो 2020 और उससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे प्रयोग आधारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो उसमें लगभग सभी होते थे और ये हमेशा ही जो अभी के वर्तमान तकनीक होता है उसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीएलसी दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वीएलसी 375 से 780 एनएम नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रयोग करती है। फिर देखेंगे कि वीएलसी को दीर्घपारसी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में माना जाता है। फिर भी फिर यहाँ देखते हैं
कि वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है। तो आप देखिए, अगर भी ब्लूटूथ से आगे कोई भी आएगा या कोई भी तकनीक जो प्रगतिशील है या फिर अभी विकसित हुआ है, तो वो पहले से अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी और सक्षम होगा। तो इस आधार पे 3 को सही करेंगे और यहाँ देखिए कैसे स्वीप किया जाता है शब्दों को। वो देखिए कि जैसे लघु की जगह दीर्घ पूछ लिया गया, कम की जगह अधिक पूछ लिया गया, निम्न, ऐसे शब्दों को वो इंटरचेंज कर किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। सो इस इन सब बातों को ध्यान में हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्निक। देखिए, पहला है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। फिर क्या है कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा अब केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तीसरा, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो इसमें 1 और 3 सही है। अब दूसरा देखते हैं क्यों गलत है कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका सूचना डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐसा ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं है। ब्लॉकचेन एक व्यापक तकनीक है जिसे कि लगभग हर या बहुत क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। मान लीजिए कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, तो कैसे अब इसको या तो पढ़ा हुआ है तब होगा, अन्यथा हम देखते हैं कि कैसे बिना पढ़े कर किया जा सकता है कि इनका मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हो सकता है इसका मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इसका जैविक रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। देखिए यहाँ इसमें क्या है ना कि चारों सही है। अब कैसे कि देखिए, पहले तो सकता है जैसे संभावनाओं को बताता है कि हो सकता है, और ये कार्बन नैनो ट्यूब है। तो अब नैनो ट्यूब क्या होगा कि कोई भी ऐसी अ, वस्तु होगी जो छोटा-छोटा होगा, मतलब उसके आकार काफ़ी छोटे-छोटे होंगे। तो अब अगर छोटा है तो उसको इन सब चीज़ों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अब क्या है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल की पर पीरकनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी में मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूना एकत्र करना। अब ड्रोन का प्रयोग पूछ रहा है, तो अब आसानी से ड्रोन अगर हम लोग देखे हैं और समझ रहे हैं कि उसको कैसे-कैसे अगर देख भी रखा है और ड्रोन के जो प्रयोग किए जाते हैं अन्य जगह अपने व्यावहारिक जीवन में भी देखें या अन्य फ़िल्मों के माध्यम या किसी भी चीज़ में देखें, तो भी हम लोग आसानी से तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा कोई अतीब वाला बात उसमें कथन नहीं दिया गया है। ये फिर देखते हैं कि यह कौन 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेगा, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेज़र चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसके संदर्भ में है? अब तो पहले तो इसमें देखिए डी है, पढ़े हैं तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और अब यहाँ हम लोग सीखेंगे क्या कि अन्य जो ये है एबीसी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक? अगर ये अभी भी प्रासंगिक है तब, अन्यथा अलग-अलग जो भेजे जाते हैं सभी महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा अंतरिक्ष में कोई भी ये अंतरिक्ष यान या अन्य परियोजनाओं को शुरू किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखें कि उनकी कोई विशेष बनावट है तो वो भी ध्यान में रख सकते हैं। अब 44वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर क्या है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। फिर है मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुगर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब देखिए क्या है यहाँ कि आनुवंशिक परिवर्तन शुक्राणु वगैरह में जो हो सकता है,
जीनोम एडिटिंग वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वो है। और फिर दूसरा और तीसरा भी लगभग सही है, मतलब सही है। फिर भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानी का शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। फिर क्या है दूसरा, उन प्रतिजैवियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। फिर है इन वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रतियोगिता संबंधित अभिक्रियाएं करती है। अब एलर्जिक रिएक्शन, अब देखिए साइड इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन अगर हम लोग सामान्य समझ रखे हैं एलोपैथी के बारे में, तो सामान्यतः गाँवों में या फिर कहीं भी आसपास आप रहे होंगे तो ऐसा देखा गया है कि एलर्जी और साइड इफेक्ट होते ही हैं, और इसी इसी को बैकड्रॉप भी माना जाता है एलोपैथिक के, कि इंग्लिश जो मेडिसिन है उसमें साइड इफेक्ट तो ये होता ही है कि कोई, और यहाँ शब्द भी है कि कोई प्रभाव नहीं है, कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सामान्यतः इसको इस माध्यम से बना सकते हैं इस तरीके से। फिर है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो ये करंट अफेयर का है, से संबंधित है, तो अगर पढ़े हुए हैं तो कर लेंगे, अन्यथा अगर आप सामान्य ध्यान लगाइएगा तो इससे भी हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। आगे आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? तो ये तो बेसिक साइंस है, अगर हमने कर रखा है तो सही है, अन्यथा नहीं, इसमें सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यंजन प्रदूषण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो अब आप देखिए, व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न कर व्यंजन, अब ऐसा तो लकड़ी को जलाएंगे, तंबाकू को धुआं, तो अब व्यंजन का प्रदूषण है, ठीक। तो अब ऐसा हो, सामान्यतः व्यंजन अगर हो रहा है प्रदूषित, तो धुआं से, अगर तंबाकू के धुआं से हो रहा है तो लकड़ी और रोगन की लकड़ी जितने भी हैं उन सब से भी हो सकता है, सामान्य है ये। इसमें लिखकर डी होगा। और इसी पे जैसे प्रदूषण पूछा गया है ना बेंजीन के, ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन से स्रोत हो सकते हैं और कौन कौन से स्रोत हैं, तो ऐसे प्रश्न को ध्यान में हम लोग रखेंगे। 2021 में भी देखेंगे कि कैसे पूछा गया है। फिर है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? तो अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना। देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि कोई भी ऐसी घटना अर्थव्यवस्था में घटती है तो उसके प्रभाव स्वरूप या उसके पर नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, वो जो, या वो घटना घटेगी या सरकार के द्वारा कुछ कदम लिए गए हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार पे, तो ये हमेशा पूछा जाता है ऐसा। यहाँ देखिए, अब वैश्विक वित्त संकट है तो उसमें अगर अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर ना रहना सही है, कि विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं रहेंगे तो आत्मनिर्भरता सही होगी। कुछ और विदेशी बैंक को प्रारंभ करना गलत। अब किसी और ये जो बैंक है उसको अगर ले आते हैं तो पहले पहले ही वित्तीय संकट है, और भी वित्तीय संकट आने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, नहीं, परिवर्तनीयता अगर हम लोग बनाएंगे तो इससे भी हानि होगी। फिर है, यदि आप अपने बैंक में मांग जमा खाते से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तात्कालिक रूप से क्या पड़ेगा, क्या है, जमा खाते से, ठीक। तात्कालिक रूप से क्या होगा इसमें? देखिए, इसका जो उत्तर, अगर हम लोग जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें जो खाते के प्रकार होते हैं तो उसको अगर हम लोग पढ़ा हुआ है हमारा तो आसानी से इसको कर सकते हैं। और कैसे किसी भी चीज़, कोई जो घटना होता है बैंक या फिर जो ग्राहक होते हैं उनके द्वारा या कोई भी घटना बाजार में घटती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सीधा उत्तर है कुछ भी प्रभाव तात्कालिक रूप से नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बार हम लोग अगले 25 प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए आभार।